मुंबई का अक्टूबर का महीना था। हवा में हल्की ठंड और समुद्र की नमी। आदित्य कपूर, एक बेस्ट सेलिंग क्राइम थ्रिलर लेखक, अपनी कॉफ़ी मशीन के पास खड़ा था। लेकिन कॉफ़ी तैयार होते होते उसका ध्यान रसोई के अजीब सन्नाटे की ओर खिंच गया। नैना, उसकी पत्नी, कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने बेडरूम में झांका। बिस्तर आधा सुलझा हुआ, खिड़की का पर्दा आधा खुला। कालीन पर एक हल्की सी खरोंच और एक टूटी हुई कुर्सी पड़ी थी, जैसे किसी ने उसे टक्कर मारी हो। किचन काउंटर पर नैना का फोन रखा था, स्क्रीन बंद। उसका पर्स और घर की चाबियां गायब थीं। आदित्य को अजीब बेचैनी हुई। वो अक्सर देर तक सोने वाली थी, लेकिन बिना बताए घर छोड़ना उसकी आदत नहीं थी। कई घंटों तक कोई खबर न मिलने पर आदित्य ने पुलिस को सूचना दी। केस इंस्पेक्टर अर्चना सिंह के हाथ आया। लंबा कद, गहरी आंखें और हर बारीकी पकड़ने की आदत। घर में कदम रखते ही अर्चना की नजर फर्श पर खरोंच के निशान और गिरी कुर्सी पर पड़ी। उन्होंने आदित्य से सवाल शुरू किए। आपकी पत्नी आखिरी बार कब देखी गई? कल रात करीब 11 बजे। लेकिन उसकी आवाज में ठंडापन था, जैसे भावनाएं दबाकर रखी गई हों। अर्चना ने उसके हाथ पर ताजा खरोंच देखी। आदित्य ने इसे बिल्ली का काम बताया, लेकिन अर्चना के मन में पहला शक का बीज बोया जा चुका था। तलाशी में अर्चना ने नैना के कमरे की अलमारी के ऊपरी खाने से एक लाल रंग की मोटी डायरी निकाली। उस पर हल्की धूल थी, लेकिन आखिरी एंट्री बस 2 हफ्ते पुरानी थी। पन्ने पलटते हुए अर्चना को जून की एक एंट्री दिखी। आदित्य बदल गया है, देर रात घर आता है, कपड़ों में किसी और की खुशबू। उसके फोन में रिया का नाम बार बार दिखता है। शायद मेरी शादी खत्म हो चुकी है। डायरी को सबूत के तौर पर सील करते हुए अर्चना को लगा कि ये केस सीधा नहीं है, लेकिन अभी तस्वीर अधूरी थी। तीसरे दिन मीडिया ने केस की खबर को उठा लिया। प्रसिद्ध लेखक की पत्नी रहस्यमयी तरीके से लापता, जे हेडलाइन हर चैनल पर थी। पड़ोसी कैमरे के सामने कह रहे थे कि उन्होंने कई बार झगड़े सुने हैं। मीडिया और सोशल मीडिया ने तुरंत फैसला सुना दिया, आदित्य दोषी है। रिपोर्टर्स उसके घर के बाहर डेरा डाल चुके थे। हर माइक्रोफोन पर वही सवाल, क्या आपने ही अपनी पत्नी को चोट पहुंचाई मिस्टर आदित्य? उधर अर्चना ने आदित्य के कॉल रिकॉर्ड में रिया का नाम देखा। बार बार, देर रात और लंबी कॉल्स। रिया आदित्य के साथ उसके ऑफिस में काम करती थी। पुलिस पूछताछ में आदित्य ने कहा कि वे सिर्फ पेशेवर तौर पर जुड़े हैं, लेकिन अर्चना को यकीन नहीं हुआ। रिया से पूछताछ में उसने माना कि वे अक्सर साथ वक्त बिताते हैं, पर इसे महज दोस्ती बताया। फिर भी डायरी की एंट्री और कॉल लॉग दोनों एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। इंस्पेक्टर अर्चना नैना की डायरी को बहुत करीब से पढ़ रही थी। सितंबर की एक एंट्री में नैना ने लिखा था, आज मैंने आदित्य को रिया के साथ देखा, वो भी किसी मीटिंग में नहीं बल्कि बेहद करीब। मैंने तलाक की बात छेड़ी। उसकी आंखों में डर और नफरत एक साथ थी। अब मुझे सच में डर लगने लगा है। अर्चना के लिए ये एंट्री महत्वपूर्ण थी। यह हत्या के मकसद का आधार बन सकती थी। 5वें दिन पुलिस को समुद्र किनारे नैना का पर्स मिला। अंदर वॉलेट, आईडी और शादी की अंगूठी। मीडिया ने इसे पति द्वारा हत्या की थ्योरी से जोड़कर खूब बेचा। जनमत पूरी तरह आदित्य के खिलाफ हो गया। मोबाइल लोकेशन डेटा में भी दिखा कि घटना वाली रात आदित्य और नैना दोनों घर पर थे। उधर अर्चना को एहसास हुआ कि केस के सारे सुराग बहुत साफ हैं, जैसे किसी ने इन्हें बड़ी बारीकी से रखा हो, लेकिन वह इसे इग्नोर नहीं कर सकती थी। उसे यह संदेह होने लगा कि यह या तो आदित्य की चाल है या कोई और बहुत शातिर खिलाड़ी इस खेल को नियंत्रित कर रहा है। जांच वहीं अटकी हुई थी जब अचानक 2 हफ्ते बाद मुंबई क्राइम ब्रांच को गोवा पुलिस का कॉल आया। गोवा के एक पुराने ज्वेलर ने उन्हें एक शक ही रिपोर्ट दी थी। एक होटल वेटर उसके पास आया और एक महंगा सोने का कंगन बेचना चाहता था। कंगन की डिजाइन बेहद अनोखी थी। बीच में नीलम जड़ा हुआ, किनारों पर महीन काम किया हुआ था।
जौहरी ने उससे पूछा। ये इतना महंगा कंगन तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये मेरी बहन का है, उसे पैसों की सख्त जरूरत है। ज्वेलर ने कंगन खरीद तो लिया, लेकिन उसके मन में बेचैनी बनी रही। उसने हाल ही में अखबार में देखी एक मिसिंग पर्सन की तस्वीर याद की। नैना कपूर, जिसके हाथ में बिल्कुल वैसा ही कंगन चमक रहा था। उसने तस्वीर निकालकर कंगन से तुलना की और शक पक्का होते ही गोवा पुलिस को फोटो भेज दी। गोवा पुलिस ने मुंबई क्राइम ब्रांच से पुष्टि की और मैच कंफर्म हो गया। ये सुराग इतना ठोस था कि मुंबई पुलिस का पूरा नैरेटिव हिल गया। क्या नैना जिंदा थी? उसका कंगन गोवा में कैसे मिला? क्या किसी ने नैना से वो लूटा था? गोवा में गुप्त सर्च शुरू हुई। वेटर से पूछताछ में उसने बताया कि महिला ने नकली नाम दिया था। चेहरा स्कार्फ से ढका था, लेकिन उसकी कलाई पर जलने का पुराना निशान था। होटल के सीसीटीवी में वही महिला बाहर निकलती दिखी। टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि उसने उसे मडगांव बस टर्मिनस छोड़ा था। पुलिस ने पूछताछ की और 2 दिन में नैना को मडगांव में ढूंढ निकाला। नैना पहचानी नहीं जा रही थी। छोटे बाल, साधारण कपड़े, पर कलाई पर वही निशान। पूछताछ में नैना ने ठंडे स्वर में कहा, मैं चाहती थी कि आदित्य का नाम और करियर खत्म हो जाए। मैंने डायरी लिखी, पर्स छोड़ा, ताकि सबको यकीन हो कि उसने मुझे मार दिया है। उसने बताया कि यह उसका बदला था, उनकी भावनात्मक दूरी का और रिया के साथ उसके बढ़ते रिश्ते का। नैना ने महीनों तक प्लान किया था, हर सुराग को परफेक्ट बनाया था। नैना के खिलाफ फर्जी सबूत गढ़ने का केस दर्ज हुआ, लेकिन उसके वकील ने इसे मानसिक उत्पीड़न का मामला बना दिया। वह जमानत पर बाहर आ गई। कोर्ट के बाहर नैना और आदित्य आमने सामने आए। वह मुस्कुराई। अब चाहे जो हो, तुम हमेशा लोगों की नजर में दोषी रहोगे। आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में बदले की भावना चमक रही थी। कुछ महीने बाद आदित्य ने अपनी नई किताब की घोषणा की। शीर्षक था गायब। कहानी एक महिला के बारे में थी जिसने अपने पति को बर्बाद करने के लिए खुद को गायब किया। पढ़ने वालों को ये कहानी सच्ची लगने लगी। नैना ने भी किताब पढ़ी और आखिरी पन्ने पर एक लाइन थी, इस बार अंत में लिखूंगा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। हर लाइक हमें ऐसे और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।